बच्चों, ब्रेंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बंगाल में जो प्रथम चरण के स्वतंत्रता आंदोलन है उसके सेकेंड क्लास में पहुंच चुके हैं। आज आप दो घटनाओं को डिटेल में जानेंगे। पहले है मुजफ्फरपुर बम कांड। तो मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर कहाँ पे है? बिहार में है। उस समय जो है ये जो एरिया है बंगाल, उसमें बांग्लादेश भी शामिल था, बिहार भी, झारखंड, उड़ीसा, ये सारा जो सामूहिक रूप से जो पूरा बड़ा क्षेत्र है ये बंगाल के तहत आता था। तो ये जो घटना आज हम आप कंप्लीट करेंगे ये मुजफ्फरपुर बम कांड है और किंग्सफोर्ड जो कि कलकत्ता का मजिस्ट्रेट है उससे संबंधित थी। तो D.H. किंग्सफोर्ड ये कलकत्ता का मजिस्ट्रेट था। इसकी अदालत में अगर कोई केस आता था भारतीय क्रांतिकारियों से संबंधित तो ये तुरंत जो है कठोर से कठोर पनिशमेंट देता था और इसीलिए जो है ये क्रांतिकारियों के टारगेट पे आ गया और इसको अंजाम देने के लिए जो है एक बंगाल में दो समितियां आप पिछली क्लास में पढ़े थे। एक तो अनुशीलन समिति थी, दूसरी जो है युगांतर समिति है जो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण, गोला बारूद, हथियार और धन कैसे प्राप्त करना उन सब का ट्रेनिंग देती थी। और ये गुप्त सशक्त संगठन थे जो बंगाल के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो इसी मजिस्ट्रेट को सबक सिखाने के लिए, इसकी हत्या करने के लिए जो है युगांतर समिति ने बंगाल में एक गुप्त मीटिंग बुलाई और उसके प्रमुख जो क्रांतिकारी थे, मेंबर थे, उनको बुलाया गया और तय किया गया कि किंग्सफोर्ड जो कि बहुत बदमाश है और अपने कारनामे जो है कलकत्ता में इतने करके आया और इसको प्रमोशन दे दिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट से इसको लेके प्रमोशन करके इसको बना दिया गया, सेशन जज बना दिया गया। किसको? D.H. किंग्सफोर्ड को। इसको सत्य न्यायाधीश और यानी कि सेशन जज बना दिया गया। तो अब क्रांतिकारी और उग्र हो गए और इसको मारने की जो है रणनीति प्लानिंग जो बनाई, तो ये जो प्लानिंग बनाई थी युगांतर समिति ने। तो युगांतर समिति ने अपने दो प्रमुख क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी, इनको जिम्मेदारी दी गई। तो इन्होंने कहा हाँ ये तो हम दाएं हाथ का काम है, इसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। कि तो युगांतर समिति ने कहा कि नहीं नहीं, आपको गोली से काम नहीं चलेगा, इसको बम से उड़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उस समय जो है भारतीय क्रांतिकारियों के पास जो है बम भी आ चुके थे। तो उन्होंने कहा चलो भाई, अभी तक गोली बारूद से इंतजाम से मारते थे अंग्रेजों को, अब हम बम से डालेंगे तो एक हमारा ट्रायल भी हो जाएगा। तो ये पहली ऐसी घटना है भारतीय क्रांतिकारियों की जो जिसमें बम का इस्तेमाल किया गया और इस बम का जो इस्तेमाल किया था वो खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल कुमार चाकी ने। तो इनको गुप्त एक मैसेज मिला कि जो है ये मुजफ्फरपुर में एक बग्गी से जा रहा है। तो वहीं पे ये लोग घात लगा के बैठे और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, तो उस बग्गी पर इन्होंने एक बम फेंका। लेकिन उस बग्गी पर जो है उसके साथ जो है एक मिस्टर कैनेडी भी जा रहा था और उसकी पत्नी और उसकी बेटी भी। लेकिन इसमें किंग्सफोर्ड जो है, D.H. किंग्सफोर्ड जो है वो बच जाता है और जो भारतीयों का समर्थक रहा है अंग्रेज कि भारतीय जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे हैं और उनको स्वतंत्रता दे और उनके अधिकार दिए जाने चाहिए, कहने का मतलब है वो भारतीयों के प्रति संपैथी जो रखता था वो उसमें उसकी पत्नी, वो तो घायल हुआ था, मारा नहीं था, उसकी पत्नी और उसकी बेटी वो मारे गए और किंग्सफोर्ड जो मरना था वो नहीं मारा। तो इस घटना के बाद जो है आगे जाके प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो है पुलिस से घिर जाते हैं और पुलिस से जब घिरते हैं वहाँ पे एक स्टेशन होती है, वैनी स्टेशन। कहाँ पे घिरते हैं खुदीराम बोस? और वैनी स्टेशन होती है, वैनी रेलवे स्टेशन, वहाँ पे ये लोग घिर जाते हैं।
तो घिरते हैं तो प्रफुल्ल चाकी जो है बचने के लिए क्या करते हैं, स्वयं को गोली मार लेते हैं, क्योंकि उनको ये था कि हम अगर गिरफ्तार होंगे या तो फांसी होगी और हमें क्रूरतम यातनाएं दी जाएंगी। तो उन्होंने जो है स्वयं को गोली मार ली और खुदीराम बोस जो है गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होके इनको मुजफ्फरपुर जेल में इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चलाने के बाद इनको 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई मुजफ्फरपुर में ही। और उस समय फांसी पाने वाले ये मात्र 18 साल के थे। अभी तक जो भी क्रांतिकारियों मारे गए थे या फांसी दी गई थी, उनमें सबसे युवा और सबसे पहले जो अगर फांसी पाने वाले जो रहे हैं, सबसे युवा जो रहे हैं, वो यही हैं खुदीराम बोस। और जब इनको फांसी दी गई थी वो 18 साल के लगभग 18 प्लस कुछ के थे, तो इनको फांसी दी गई। तो बहुत ही युवा रहे हैं, मात्र 18 साल की आयु में। और उसके पास जो है भारत में पहला बम विस्फोट कांड है। ये जो मुजफ्फरपुर बम कांड है बच्चों, ये भारत में किया जाने वाला क्रांतिकारियों के द्वारा पहला बम विस्फोट कांड है। जो कब हुआ था? ये 1908 में हुआ था और मुजफ्फरपुर यानी कि बिहार में किंग के ऊपर डाला गया था। तो यही किंग फोर्ट, इसके ऊपर जो है बम डाला गया था। किसने बम डाला था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा बम डाला गया था। ठीक है, अब चलते हैं अलीपुर षड्यंत्र। इसको मनिक तल्ला भी कहा जाता है और मनिक टोला भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है? वही कलकत्ता के नीरेश घटना है, जो दूसरी घटना पे हम लोग पहुँचे हैं, तो वो मनिक तल्ला षड्यंत्र। तो इसमें देखेंगे कि अब क्रांतिकारियों को ज़रूरत थी बमों की और भाई अब बम अभी तक तो जो है बाहर से लाना होता था, बाहर से लाना इतना संभव नहीं था। तो जो है अनुशीलन समिति जो थी, उसने एक गुप्त मीटिंग करके कहा कि हम अपने एक व्यक्ति को जो है पेरिस भेजते हैं। और उन्होंने पेरिस में जाके एक रूसी अप्रवासी व्यक्ति था, उससे सेटिंग कर ली कि हमारे लोगों को बम सिखाने के लिए। तो इसका जो जिम्मेदारी दी गई थी हेमचंद कानूनगो को। किसको दी गई थी? हेमचंद कानूनगो। ये जो भारतीय क्रांतिकारी था, ये पेरिस गया और वहाँ पे रूसी अप्रवासी एक व्यक्ति था जिससे बम बनाने की कला और उसका प्रशिक्षण लेने के लिए, सीखने के लिए गया और सीख के आया। और कलकत्ता के नियर जो है एक अलीपुर कस्बा था, वहाँ पे एक गुप्त बम बनाने की फैक्ट्री यानी कि कारखाना खोला गया भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा। तो कुछ समय बाद एक घटना घट जाती है, उसमें विस्फोट हो जाता है और अंग्रेज पुलिस जो है चप्पे चप्पे पे सतर्क थी। क्योंकि ये किंग्सफोर्ड वाला जो मामला था उसकी वजह से, तो वहाँ पे उन लोगों को, अंग्रेज़ों को जो है भनक पड़ जाती है कि यहाँ कोई आवाज़ हुई, धमाका हुआ, बम फटा हुआ है। तो ये लोग जो है पुलिस को लेके और अलीपुर जो मनिक टल्ला है, जो हथियार बनाने की फैक्ट्री है, वहाँ पे छापा डाल देते हैं। छापा डालते हैं तो वहाँ पे जो भी थे 34 भारतीय क्रांतिकारी, वो सब गिरफ्तार हो जाते हैं। और वहाँ पे बम वगैरह भी, वो भी सामग्री जो है, बम बने हुए भी कुछ सामग्री वो सब पकड़ी जाती है। और इसी मनिक तल्ला में जब छापा पड़ा था, वहीं से अरविंद घोष भी गिरफ्तार हुए थे, बरिंद घोष भी गिरफ्तार हुए थे और हेमचंद कानूनगो। 3 तो ये प्रमुख थे और उसके साथ यानी कि टोटल जो 34 भारतीय क्रांतिकारी हैं जो यहाँ पे गिरफ्तार हुए। और इनको अलीपुर वहीं कारागार में इनके ऊपर आरोप लगाए गए, केस वगैरह चला। तो इन्हीं जो 34 जो क्रांतिकारी थे, उनमें से एक क्रांतिकारी था नरेंद्र गोसाई। क्योंकि बहुत बार जब यातनाएं दी गई थी, तो उनमें से एक नरेंद्र गोसाई जो है सरकारी गवाह बन गया
और उसने जो है किसने किसने घटना को अंजाम दिया था, सारी चीज़ें कबूल दी गई। जब जैसे ही भारतीय जो बाहर थे क्रांतिकारी, उनको पता लगती है उनमें से 2 क्रांतिकारी जो हैं अब कि नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया और आने वाले समय में और भी क्रांतिकारियों की दिक्कत होगी, तो इसीलिए जो है 2 क्रांतिकारी सत्येंद्र नाथ बोस और कन्हैया लाल दत्त ने इस नरेंद्र गोसाई को जेल में ही गोली मार दी, मारा गया। अब ब्रिटिश सरकार और भी उसमें आ गई कि अरे हमारे जो सरकारी गवाह जो बना हुआ था मेरी तरफ से और उसको हत्या हो गई है। अब चप्पे चप्पे पे जो है ब्रिटिश पुलिस जो है क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए धरपकड़ वगैरह के में हुई, लेकिन जो घटना का अंजाम दिया था सत्येंद्र नाथ बोस ने और कन्हैया लाल ने, ये 31 अगस्त 1908 को नरेंद्र गोसाई जो सरकारी गवाह बना था उसकी हत्या की थी। फिर ये दोनों कन्हैया लाल और सत्येंद्र नाथ बोस पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद इनको नवंबर 1908 में इनको फांसी दे दी जाती है। कब फांसी दी जाती है? तो वो फांसी दी जाती है नवंबर 1908 को इनको फांसी हो जाती है, जो गवाह को मारने वाले जो सत्येंद्र नाथ बोस और कन्हैया लाल जो होते हैं। तो इस तरीके से अन्य जो भारतीय थे उनको केस चलता है। उसमें जो है एक अरविंद घोष जो है बच निकलते हैं। बच निकलने का जो काम था वो एक केस की जो सुनवाई हुई थी, चित्तरंजन दास ने बहुत मेहनत की, अपनी दलीलें दी और दलीलें देने के बाद जो है 34 जो अरेस्ट थे उनमें से अरविंद घोष बच पाते हैं। और जो है वो भी किसकी वजह से? चित्तरंजन दास के द्वारा। और बाकी जो अन्य भारतीय थे उनको काले पानी की सज़ा होती थी। काले पानी की सज़ा बच्चों एक अंडमान निकोबार में एक सेलुलर जेल थी, अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल थी। तो काला पानी की सज़ा जिसको दी जाती थी तो उसको वहीं भेज दिया जाता। तो वहीं पे सेलुलर ऑक्टोपस के आकार की जेल बनी हुई थी और जो है वहाँ पे कठोरतम सज़ा का प्रावधान था अंग्रेज़ों की तरफ से। और पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वहाँ पे ही था कि उसमें चारों तरफ आप समुद्र था, रात में चारों तरफ ही अंधेरा नज़र आता था, तो उसको कहा जाता था काला पानी। तो बाकी लोगों को वहाँ भेज दिया गया काला पानी। अरविंद घोष जो बच जाते हैं, फिर वो राजनीति से ही संन्यास ले लेते हैं और राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। अरोविले आश्रम चले जाते हैं। अरोविले आश्रम कहाँ पे है? पुडुचेरी में है। पुडुचेरी यानी पोकी जिसको कहा जाता है पौंडचेरी, पुडुचेरी या पौंडचेरी, वहीं पे आश्रम बनाते हैं और वहीं पे कई सारी पुस्तकों की रचना करते हैं, जिनमें से एक फेमस है लाइफ डिवाइन, जो अरविंद घोष की बहुत पॉपुलर पुस्तक है। ठीक है। और कुछ समय बाद ही जो है अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है और क्रांतिकारी आंदोलन कुछ समय के लिए ब्रेक हुआ, लेकिन फिर जो है जज्बा इकट्ठा होता है और आगे आप देखेंगे एक षड्यंत्र होता है हावड़ा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक क्लास और रहेगी जो बंगाल के जो प्रथम चरण के स्वतंत्रता आंदोलन है। प्रथम चरण का मतलब है कि 1915 से पहले, तो वहाँ तक के हम करेंगे। फिर उसके बाद जो द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन रहे हैं वो सेकेंड पार्ट में स्टार्ट होंगे। अगर आपने हमारा चैनल ब्रिलियंस जीएस सब्सक्राइब नहीं किया हुआ करें और अपनी हिस्ट्री के साथ साथ जीएस को भी बेहतर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।